हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस प्लांट बायोलॉजी। दिस इज़ अंजू मौर्य और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द लास्ट चैप्टर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। हम लोग इससे पहले प्लांट फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मिनरल न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने देखा था रेस्पिरेशन मतलब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और लास्ट जो अभी हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज ये प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे आखिरी चैप्टर है और बहुत ही आसान है। इसमें आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं। तो देखिए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम लोग पहली चीज़ ये देखेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टर्म तो हैं, बट दोनों टर्म एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड हैं। दे आर हाईली कोरिलेटेड, ठीक है। तो हम आगे पहले यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द ग्रोथ, ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है। तो हमें देखिए, हमने बहुत बार ऐसा डिस्कस करते हुए आपको बताया है कि ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है। हमने आपको बताया कि डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सारे के सारे लिविंग्स में हो लेकिन किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। डिफाइनिंग फीचर क्या है, हमने फिर से पूछी, बताइए क्या है। जो सारे के सारे लिविंग में हो लेकिन किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि लिविंग में तो ग्रोथ होती है लेकिन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है क्योंकि जो पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ में भी ग्रोथ होता है। रेत के टीले वगैरह होते हैं उनमें भी ग्रोथ होता है। तो क्या वो लिविंग है? लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, फिर भी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है एक्चुअली, लिविंग का जो ग्रोथ है वो कैसा होता है, इंट्रिंसिक होता है। मतलब लिविंग में जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, जबकि जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। कहने का मतलब ये है कि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो बाहर से होती है, ठीक है, लेकिन लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, अंदर से होती है। तो ग्रोथ तो पहली चीज़, इट इज़ नॉन डिफाइनिंग फीचर। लेकिन अगर हम कहें कि वो विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, मतलब ऐसी कौन सी ग्रोथ है जो बस और बस लिविंग में होगी, तो वी कैन से इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। मतलब जो सारे लिविंग में होगी वो कैसी है, इंट्रिंसिक। अब देखिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज अ वेरी, वी कैन से characteristic feature, it is a characteristic feature of living, ठीक है। लेकिन लिविंग में भी कौन सी ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। आप अपना एनसीईआरटी भी आप अपने पास रखेंगे, एनसीईआरटी में 240 पेज नंबर पे आप देखेंगे तो ये लिविंग बीइंग का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ एक्चुअली है क्या, ग्रोथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है। कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल, परमानेंट। दो चीज़ तो आपको याद ही रखना होगा कि ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पत्ती में ग्रोथ देखा, ठीक है, जो लिविंग लीफ होती है, अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो दैट इज़ द एक्चुअल ग्रोथ, क्योंकि वो जो लीफ है जितनी बड़ी हो जाएगी वापस से उसकी साइज छोटी नहीं हो सकती। तो ग्रोथ कैसा होता है, इरिवर्सिबल। लेकिन आप कभी इम्बिबिशन वगैरह, मैंने इम्बिबिशन आपको पढ़ाया है, इम्बिबिशन में क्या होता है, किसी सॉलिड कोलाइड के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, बारिश के समय में, बारिश के मौसम में आपने लकड़ी को बाहर रख दिया तो लकड़ी फूल जाती है ना, लेकिन क्या वो ग्रोथ है आपको देखने में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या वो ग्रोथ है, दैट इज नॉट द ग्रोथ, बिकॉज दैट इज रिवर्सिबल। क्योंकि आप फिर से मौसम सही होगा तो वो वाटर फिर से इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर फिर से चला जाएगा, मतलब वो ग्रोथ कैसी है, रिवर्सिबल है। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दिखा वो तो फिर से वो साइज उसका नॉर्मल हो जाएगा, तो वो हम कह सकते हैं वो क्या है, रिवर्सिबल। तो ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं हो सकती, ग्रोथ हमेशा क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। और ग्रोथ कैसी होती है, परमानेंट होती है। तो पहली चीज़ आपको ग्रोथ के बारे में ये समझना है, कि 2-3 पॉइंट। पहला क्या है, इट इज़ नॉन डिफाइनिंग फीचर, ये
नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है, फीचर ऑफ लिविंग। लिविंग का जो फीचर है वो क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। दूसरी चीज, ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। ये इरिवर्सिबल है और ये कैसी होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। कैसी है, परमानेंट है, वापस से वो रिवर्सिबल या उसमें उसकी साइज में, शेप में कमी नहीं आएगी, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, ठीक है, इतना समझते रहेगा। दिस इज अकॉम्पनीड बाय ग्रोथ। अब आप एक चीज समझिए, बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि ग्रोथ केवल एनाबॉलिज्म से पॉसिबल है, क्योंकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ग्रोथ मतलब इंक्रीज हो रहा है साइज में या वॉल्यूम में, वॉटेवर। तो क्या ग्रोथ केवल एनाबॉलिज्म से हो रहा है? नहीं, ग्रोथ इज अकॉम्पनीड बाय एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म, दोनों के द्वारा। क्योंकि ग्रोथ, एनाबॉलिज्म तो हमें समझ में आ रहा है कि साइज बढ़ाने के लिए या सिंथेटिक प्रोसेस, ग्रोथ में मतलब जो भी साइज या वॉल्यूम बढ़ रहा है वहाँ पे अगर एनाबॉलिज्म पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन क्या कैटाबॉलिज्म नहीं होगा? अब मुझे एक बात बताइए, कैटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? कैटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी ग्रोथ के लिए? तो ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी कैटाबॉलिक प्रोसेस से ही तो आ रही है ना। तो ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ इज डिटर्मिनेट। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब हम एक चीज, सॉरी, हमें ये देखना है कि प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ है उसको हम लोग कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या कहते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि पूरी जिंदगी मतलब प्लांट में पूरी जिंदगी ग्रोथ होती रहती है जब तक प्लांट जिंदा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू, इट इज पॉसिबल ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंटली डिवाइड करती हैं और प्लांट में, इसीलिए प्लांट ग्रोथ कैसे कहलाती है? दिस इज द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब एक बात यह है कि आपके बुक में दिया है कि मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या कभी मेरिस्टेमेटिक सेल में भी डिवीजन रुकता है? हमेशा रुकता है, ऑब्वियसली रुकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसने डिवाइड किया तो एक सेल से 2 सेल बनाया, इसने डिवाइड किया तो 2 सेल से 4 सेल बनाया ना। अब बताइए, ये सब मेरिस्टेमेटिक है, ऑल दीज आर मेरिस्टेमेटिक। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल कब इसमें डिवीजन स्टॉप होता है? जब वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, जब वो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, जब वो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, जब वो पैरेन्काइमा सेल बना लेती हैं, तब वहाँ पे डिवीजन रुक जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन रुकता नहीं है। मेरिस्टेमेटिक सेल जब परमानेंट हो जाती हैं तो वो डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देती हैं, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बिकॉज ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। अब हम ये देखते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अच्छे से इसको समझेंगे। ग्रोथ इज इनडिटर, जो प्लांट ग्रोथ है, ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। ग्रोथ इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है, देखिए, जो प्लांट है, प्लांट में जो यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि प्लांट में 2 ऐसे पार्ट हैं। एक तो होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर प्लांट में कुछ 2 पार्ट होते हैं, कुछ होते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और कुछ होते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अब देखिए, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तो ये है कि ऐसे पार्ट जिसमें ग्रोथ कुछ हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सर्टेन साइज तक जो ग्रोथ होती है, सर्टेन साइज तक ग्रोथ होती है और उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो वी कैन से कि ऐसा पार्ट जहाँ पे ग्रोथ हमेशा एक सर्टेन साइज, मान लीजिए आम का पौधा है, ठीक है, आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में जो फ्रूट है, आम लगा, ठीक है, और जो पत्तियां हैं उनमें क्या इनफाइनाइट ग्रोथ होती जाएगी?
क्या हम कह सकते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होगी? नहीं। जो पत्तियां हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। डिटर्मिनेट का मतलब ग्रोथ अकर्स अप टू सर्टेन साइज एंड शेप। उसके बाद क्या होता है कि ग्रोथ होने के बाद वहाँ पे जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है एक सर्टेन स्टेज के बाद, वो क्या हो जाते हैं, सीनेसेंस। वहाँ पे क्या होने लग जाता है, सीनेसेंस होने लगता है। तो ऐसे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन है? दे आर लीव्स, दे आर फ्रूट्स, ठीक है, दे आर फ्लावर्स। तो वी कैन से लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब क्या है? दिस इज द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन प्लांट में जो रूट और स्टेम्स होते हैं, रूट्स एंड स्टेम्स, ये क्या है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप कह नहीं सकते कि ये रूट इतना ही बड़ा होगा, ये स्टेम इतनी ही बड़ी होगी। आपके दिमाग में क्या है कि आम के पौधे का, आम के पेड़ का रूट इतना ही बड़ा होना चाहिए, आम के पेड़ का स्टेम इतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? दीज आर द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन प्लांट की अगर ओवरऑल आप ग्रोथ देखेंगे तो वो क्या है? इनडिटर्मिनेट ही तो है, क्योंकि हम ओवरऑल देखेंगे तो वो क्या है? इनडिटर्मिनेट। हालांकि इसमें दो पार्ट हैं, एक है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रोथ कैसी होती है? ग्रोथ परमानेंट है ना। ग्रोथ कैसी है? परमानेंट है। ग्रोथ इज परमानेंट। परमानेंट क्यों है? बिकॉज परमानेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती रहती है, पूरा मतलब जो है थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती रहती है। इसको मैंने पहले बता दिया आपको। नेक्स्ट है ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। ग्रोथ इज मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है, देखिए ये बात आप जानते रहिए कि प्लांट की ग्रोथ को मेज़र किया जाए। हालांकि कुछ ऑक्जेनोमीटर्स वगैरह ऐसे जो पेफर्स, ऑक्जेनोमीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करते हैं। अब देखिए प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल सेल की बात करें तो ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन क्या हम प्रोटोप्लाज्म की जो ग्रोथ है, एक एक सेल के अंदर जो चेंजेस हुआ है, ग्रोथ हुआ, उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। इसलिए वी रिक्वायर्ड एनी, ठीक है, ग्रोथ को मेज़र करने के लिए हमें किसी पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। वो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? दीज पैरामीटर्स, जैसे आप ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन, ठीक है ना, ग्रोथ को किस में मेज़र कर सकते हैं? आप डायरेक्टली क्या प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम में हुए चेंज को मेज़र कर सकते हैं? नहीं मेज़र कर सकते। दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो वी रिक्वायर अ पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ। पैरामीटर्स लाइक क्या हो सकता है? दिस इज द इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है ना। सेल नंबर में आप इंक्रीज को पता कर लीजिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम को पता कर लीजिए, ठीक है। लेंथ को पता कर लीजिए, लेंथ कितनी बड़ी है। सरफेस एरिया को पता कर लीजिए, ठीक है, सरफेस एरिया को पता कर लीजिए। तो इस तरीके से जैसे आपके बुक में ये दिया हुआ है, आप इंक्रीज इन फ्रेश वेट को पता कर लीजिए, ठीक है, इंक्रीज इन फ्रेश वेट को पता कर लीजिए। इसके अलावा इंक्रीज इन ड्राई वेट को पता कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ग्रोथ को मेज़र करना है, वी कांट डायरेक्टली मेज़र द changes in the protoplasm of a single cell, so we need any parameters to measure the growth in the plant. So we can say the parameters are increase in number of cell, increase in the volume of cell, increase in the surface area, increase in the length, ओके, वी कैन से इंक्रीज इन द फ्रेश वेट, वी इंक्रीज इन द ड्राई वेट। तो इस तरीके से ग्रोथ को पैरामीटर्स में मेज़र किया जाता है। जैसे आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है कि वन मेज सेल, ठीक है ना, एक मेज सेल, और वो भी रूट एपिकल सेल। रूट एपिकल सेल, मेज की जो रूट एपिकल सेल है उनमें पर आर अप्रॉक्सीमेटली 17,500 सेल्स जो है पर आवर इंक्रीज होता है, ठीक है। एक घंटे में यही दिया हुआ है ना कि यहाँ पे एक घंटे में मोर देन 17,500 सेल्स बनता है मेज सेल्स में, ठीक है। इसी तरीके से जो वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन में क्या होता है कि जो एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, वहाँ पे ये दिया है 3 lakhs इन वाटरमेलन, वेयर सेल इन द वाटर में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,500 टाइम्स वन सेल,
3,50,000 टाइम्स। अब ये आप बताइए कि जो वाटरमेलन में है एक सेल का, ये दोनों में ग्रोथ, बताइए ग्रोथ का पैरामीटर क्या है यहाँ पे। मेल सेल्स में जो रूट एपाइकल सेल्स है उसमें एक सेल 17,500 से ज़्यादा सेल बना सकती है 1 घंटे में, ठीक है। और हम कहते हैं कि वाटरमेलन की एक सेल इतने टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो इंक्रीज इन सेल नंबर है ना, इंक्रीज इन सेल नंबर। और यहाँ पे हम ग्रोथ को किस में मेजर कर रहे हैं, इन वॉल्यूम्स। तो दीज आर द पैरामीटर्स। लेकिन अगर हमें किसी पॉलन ग्रेन्स को, अगर हमें किसी पॉलन ग्रेन्स में देखना है कि पॉलन ग्रेन की ग्रोथ को देखना है तो हम किस में ग्रोथ को मेजर करेंगे, लेंथ में ना। तो अगर पॉलन ग्रेन हम कंसीडर कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन में ग्रोथ मेजर करना है तो पैरामीटर क्या होगा, उसकी लेंथ देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेंथ विल बी द पैरामीटर। अगर हमें लीफ में ग्रोथ को देखना है, लीफ में मान लीजिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ किसकी होती है, डाइकॉट की होती है। तो हमें पैरामीटर क्या होगा, उसकी ग्रोथ मेजर करने के लिए हमें पैरामीटर क्या वहाँ पे देखना पड़ेगा, दैट इज़ द सरफेस एरिया। सरफेस, आप वहाँ पे वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम या लेंथ नहीं, लीफ की लेंथ नहीं देखी जाती, क्या देखा जाता है, सरफेस एरिया। सो कहने का मतलब ग्रोथ मेजरेबल है, ठीक है। और ग्रोथ को कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है, वी कांट डायरेक्टली मेजर द वी कैन से प्रोटोप्लाज्मा ऑफ अ सिंगल सेल, या उसके वॉल्यूम को हम नहीं चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ग्रोथ को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर की ज़रूरत है। जैसा प्लांट का स्ट्रक्चर है वैसे वैसे हम पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है। सो ग्रोथ इज मेजरेबल, ओके। नाउ अब आपको ये देखना है कि फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ को, फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ में देखेंगे कि हम ग्रोथ में 3 फेज होता है, ग्रोथ में 3 फेज होता है। ग्रोथ के दौरान हम देखते हैं कि 3 फेज होता है। एक तो होता है फेज, दैट इज द फेज ऑफ मेरिस्टम, मेरिस्टमैटिक डिवीजन, फेज ऑफ मेरिस्टम, ठीक है ना। क्या दिया हुआ आपके बुक में, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट इज द मेरिस्टमैटिक फेज, या हम ऐसे लिख सकते हैं मेरिस्टमैटिक फेज, मेरिस्टमैटिक फेज। दूसरा है एलोंगेशन फेज, एलोंगेशन फेज। और थर्ड है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। चलिए ध्यान से इसको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, मेरिस्टमैटिक फेज, एलोंगेशन फेज या मैच्योरेशन फेज का मतलब क्या है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, ठीक है। छोटा सा प्लांट है, मान लीजिए इसका ये है शूट एपेक्स, ठीक है। और ये है इसका रूट एपेक्स, ये रूट एपेक्स है और ये क्या है, शूट एपेक्स है। आपको पता है रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टमैटिक सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं, परमानेंट होते हैं, एलोंगेट होते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। तो ये क्या है, दिस इज़ द रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, और ये रूट एपेक्स है, ठीक है। जो रूट एपेक्स में जो सेल, शूट एपेक्स में जो सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं। यहाँ पे भी कैसी सेल्स हैं, मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये सेल्स क्या हैं, माइटोटिकली कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगी। आपको पता है, ये बात तो पता है कि ये माइटोटिकली कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगी। इस फेज को, जब बस केवल और केवल डिवीजन वाली फेज को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टमैटिक फेज कहते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि मेरिस्टमैटिक फेज में होने क्या जा रहा है। मेरिस्टमैटिक फेज में सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं। अगर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं, मेरी बात ध्यान, कौन सा डिवीजन होता है वहाँ पे, माइटोटिक डिवीजन होता है। कहने का मतलब ये है, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से 4 सेल बनी, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा डिवीजन होता है यहाँ पे, माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस फेज में सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं। इसके बाद क्या होने जा रहा है, अब मुझे बताइए, अगर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियाई क्या होते हैं, काफ़ी लार्जर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई काफ़ी लार्जर होते हैं ऐसे सेल्स के। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस को ही तो सब कुछ कंट्रोल करना है और सेल को एक्टिवली डिवाइड करना है, तो न्यूक्लियस वहाँ पे काफ़ी लार्ज होता है। अगर सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड कर रही है तो उसको फूड की भी ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मेरी बात ध्यान सुने, सेल अगर कंटिन्यूअस डिवाइड कर रही है तो उसका सेल वॉल बहुत पतला होना चाहिए। सेल वॉल पतले का मतलब सेल वॉल थिन, और सेल वॉल थिन कब होगा, जब वो बस सेलुलोज का बना होगा, जब सेल वॉल प्राइमरी होगी। अगर वहाँ पे लिग्निन और
लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन हो जाएगा, पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाएगा, तो सेल काफ़ी थिक हो जाएगी एंड दैट विल नॉट बी एबल टू डिवाइड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेल अगर डिवाइड कर रही है कंटिन्यूस इस फेज़ में है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़ इसकी न्यूक्लियाई क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियाई लार्जर होनी चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस को ही सब कंट्रोल करना है। ठीक है, फूड ज़्यादा होना चाहिए तो प्रोटोप्लाज्म क्या होना चाहिए, एबंडेंट होना चाहिए। देखिए एकदम ध्यान समझिए, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या होना चाहिए, प्राइमरी सेल वॉल, सेल वॉल प्राइमरी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि ओनली सेलुलोजिक होनी चाहिए, वहाँ पे लिग्निन वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अगर सेल कंटिन्यूअस डिवाइड हो रही है, कंटिन्यूअस डिवाइड हो रही है मतलब अगर एक से तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा होगा ना, सेल डिवाइड हुई, डीएनए से ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक जो कनेक्शंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वी कैन से हियर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, सो हम कह सकते हैं अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। अब बताइए, ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलना है, अपने दिमाग में ऐसे रख लेना कि भाई सेल कंटिन्यूअस डिवाइड हो रही है मतलब डिवीज़न के लिए न्यूक्लियस को काफ़ी कंट्रोल करना है सब कुछ, तो न्यूक्लियस काफ़ी लार्ज होता है। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है, प्रोटोप्लाज्म काफ़ी अबंडेंट होगा, फूड ज़्यादा चाहिए। सेल वॉल अगर थिक हो जाएगी तो वो रिजिड हो जाएगी, वो डिवाइड नहीं कर पाए। तो सेल वॉल हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइमरी, और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फीचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक फेज। चलिए, मेरिस्टेमेटिक जोन कहाँ पे है, रूट अपाइसिस, सूट अपाइसिस, ये आपको सूट अपाइसिस और रूट अपाइसिस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फेज ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, फेज ऑफ इलोंगेशन कैसे समझेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे ये सेल है, ठीक है, और अब ये जो सेल्स हैं जो एपेक्स से थोड़ा सा, जो भी एपेक्स से थोड़ा सा पीछे वाली जो सेल्स होंगी, जस्ट प्रॉक्सिमल इसके बाद वाली जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, ये इलोंगेशन फेज में जाएंगी। ये कहाँ जाएंगी, इलोंगेशन फेज में जाएंगी। इलोंगेशन फेज का मतलब ये सेल अब थोड़ी अपने आप को बड़ी करेंगी, ध्यान से समझना, ये सेल थोड़ा सा अपने आप को बड़ी करेंगी, अब अपने साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होंगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको साइज़ इनकी बढ़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे साइज़ थोड़ा बड़ी हुई, ये साइज़ कैसी हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, जब ये साइज़ बड़ी होगी, अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे देखें, आप देखिए साइज यहाँ पे क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन। ये क्या है, इलोंगेशन, दोनों तरफ इलोंगेशन, ये भी इलोंगेशन हो गया, दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं ना इलोंगेशन। और ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन है। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी सेल्स यहाँ पे बड़ी होंगी, अगर वो सेल अपने आप को बड़ी कर रही हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज वैक्यूलेशन होगा। ठीक है ना, वैक्यूल यहाँ पे बड़े होने लग जाते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि वैक्यूल में काफ़ी फूड मटेरियल डिपॉजिट होते हैं। तो इस जो इलोंगेशन फेज है, अब ये सेल जस्ट प्रॉक्सिमल टू द अपेक्स, प्रॉक्सिमल के थोड़ा सा, जो अपेक्स के थोड़े से जो नीचे वाली जो सेल्स हैं, वो अपने आप को इलोंगेशन फेज में ले जाएंगी। ठीक है ना, और वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होने लग जाएगा, हम यहीं पे लिख रहे हैं इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, वो सेल्स इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, वो सेल अपने आप को एनलार्ज कर लेंगी। ठीक है, एनलार्जमेंट होने लग जाएगा, एनलार्जमेंट, और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन धीरे धीरे, क्योंकि अब इस सेल को डिवाइड तो करना नहीं है, क्योंकि ये एलोंगेट हो रही है। अब तो ये आगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही तो जाएंगी ना, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होंगी, इन्हें डिवाइड तो करना नहीं है। तो इनको क्या चाहिए कि अब इनका जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक होने शुरू हो जाता है। सेल वॉल थिक होने का मतलब क्या है, न्यू सेल वॉल बनने लग जाती है। और न्यू सेल वॉल कौन होगी, दैट इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल। क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल किसको कहते हैं, जो लिग्नोसेलुलोजिक, जो लिग्नोसेलुलोजिक का मतलब ये हुआ कि जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है।
तो जस्ट प्रॉक्सिमल टू द अपेक्स जो सेल्स होंगी वो अपने आप को इलोंगेशन फेज में लेके जाएंगी और वहाँ पे वैक्यूलेशन होने लग जाएगा, सेल एनलार्ज होने लग जाएंगी, उसके साथ साथ न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होने लग जाएगा। अच्छा, हम इलोंगेशन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? पैरेलल लाइन टेक्निक से, ठीक है। इलोंगेशन को हम, यहाँ पे मैं मिटा रही हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, तो आप ये समझिएगा, इलोंगेशन फेज को हम पैरेलल लाइन टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल लाइन टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। पैरेलल लाइन टेक्निक क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक ये ले लिया, एक सीड ले लिया, ठीक है, सीड ले लिया और यहाँ पे हमने ऐसे 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 कुछ मार्किंग लगा दी, ठीक है, हमने कुछ मार्किंग लगा दी और इसको हमने यहाँ पे ABCD ऐसे नाम दे दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब ये सीड काफ़ी बड़ा हो जाता है, जर्मिनेट होने के बाद काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सी था ना, सी और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गई, बी और सी के बीच की डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक ये जो डिस्टेंस है ये ए और बी के बीच, मतलब इतनी लेंथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एलोंगेट हो चुकी हैं, ठीक है। सेल्स जब एलोंगेट होंगी तो वहाँ पे जो जोन है वो भी क्या होगा, डिस्टेंस भी उनके बीच की बढ़ेगी। तो जो लाइन है, जो लाइन हमने मार्क करी थी, जो मार्किंग है, उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जोन ऑफ इलोंगेशन को हम कह सकते हैं कि इसको हम कैसे, या इलोंगेशन फेज को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। तो ये रहा, दैट इज़ द इलोंगेशन फेज, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, एनलार्जमेंट, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान से इसको समझना है। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? मैच्योरेशन फेज में ये होगा कि जो ये एनलार्जमेंट फेज वाली जो सेल्स हैं, एनलार्जमेंट फेज वाली सेल्स हैं, वो आप अपने को क्या करेंगी, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज कर लेंगी। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज करना, मान लीजिए इसको बनाना है, इस सेल को बनाना है, जाइलम ट्रैकीड बनाना है, ठीक है। अब आप बताइए, जाइलम ट्रैकीड का काम क्या है? वाटर का कंडक्शन, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, मतलब मेरी बात ध्यान सुनना, इस सेल को अपने आप को क्या करना है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज कर लेना है। मान लीजिए इसने क्या बना लिया, ट्रैकीड बना, ट्रैकीड लंबी होंगी ना इस तरीके से, तो ये ट्रैकीड, कुछ ने फाइबर बना लिया, कुछ ने जाइलम वेसल बना लिया, ध्यान से समझना है। तो ये क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई। तो मैच्योरेशन फेज को हम लोग और क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज। तो डिफरेंशिएशन फेज में हुआ क्या, डिफरेंशिएशन फेज में ये हुआ कि इनकी सेल वॉल काफ़ी रिजिड हो जाएंगी, इनकी सेल वॉल की जो थिकेनिंग होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। सेल वॉल थिकेनिंग क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम क्यों हो गई, क्योंकि अब इनको किसी स्पेशल फंक्शन के लिए जाना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए प्रोटेक्शन में। दूसरी चीज़ है, इनके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट या प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये है, मॉडिफिकेशन, अब इसको आपको ऐसा समझना है कि अगर इस सेल को किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट होना है, मतलब अगर जाइलम ट्रैकीड बनाना है तो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, तो क्या वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म रह जाएगा? उनको तो पहले उस सेल को लंबा होना है, दैट मीन्स कि उनको पहले प्रोटोप्लाज्म लूज करना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगर उनको फाइबर बनाना है तो फाइबर्स आर आल्सो एलोंगेटेड सेल, उनको भी अपना प्रोटोप्लाज्म कंटेंट क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। कहने का जो मतलब है ये है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मैच्योरेशन फेज है या डिफरेंशिएशन फेज है, इसमें सेल्स अपने आप को क्या कर लेती हैं, पूरी तरह से किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए जो स्पेशलाइज कर लेती हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे दो चेंजेस होते हैं। पहला चेंज तो ये है कि सेल वॉल की थिकनिंग मैक्सिमम हो जाती है, और यहाँ पे दूसरा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा है इलॉन्गेशन फेज, और तीसरा क्या है, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगी, इसके लिए उनका न्यूक्लियाई लार्जर होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब फूड कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए।
इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे जो 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 सेल वॉल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि सेलोजिक होनी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो फूड मटेरियल का एक्सचेंज करना है सेल के बीच में, तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन सबसे ज़्यादा होने चाहिए। फेज ऑफ इलॉन्गेशन में जस्ट प्रॉक्सिमल टू द अपेक्स हम कहेंगे कि जो सेल्स होंगी वो अपने आप को इलॉन्गेशन फेज में लेके जाएंगी और सेल एनलार्ज हो जाएंगी, वैक्यूलेशन होने लग जाएगा और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल लाइन टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं। मैच्योरेशन फेज में सेल्स की जो सेल अभी किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, वो अपनी डिवीज़न कैपेसिटी को पूरी तरह से लूज़ कर चुकी है। अब वहाँ पे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना है तो हम कहेंगे कि उसकी सेल वॉल की थिकनिंग सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए और वहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट क्या होता है, तो देखिए इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं ग्रोथ रेट। इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब है ग्रोथ पर यूनिट टाइम, लेकिन इंक्रीज्ड ग्रोथ, क्योंकि पहले से कोई ग्रोथ होगी, उसमें जो ग्रोथ हुई अब इंक्रीज हुआ पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ रेट 2 होता है। जो ग्रोथ 2 तरीके की होती है। पहले हमें ये समझना है कि ग्रोथ क्या होता है, 2 तरीके के का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है एरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, पहला होता है एरिथमेटिक ग्रोथ। फर्स्ट इज द एरिथमेटिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या वी कैन से जियोमेट्रिक ग्रोथ। आपके बुक में क्या दिया हुआ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ दिया हुआ है। सेकेंड इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ। ओके, एक्सपोनेंशियली 1 मिनट। तो फर्स्ट इज द एरिथमेटिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ, अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप बहुत ध्यान से समझना है। जो एरिथमेटिक ग्रोथ है और जियोमेट्रिक ग्रोथ है उसमें डिफरेंस क्या, जैसे समझिए, जैसे यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कोई एक सेल है, कोई एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसने डिवीज़न करना शुरू किया, इसने डिवाइड करना, ऐसे मैं बना दे रही हूँ, इसने डिवाइड करना शुरू किया और एक सेल से 2 सेल बना ली। एक सेल से कितनी सेल बना ली, 2 सेल बना ली। डिवीज़न कौन सा हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हुआ ना। अब ये 2 सेल जो बनी तो तुरंत से, मतलब डिवीज़न हुआ और तुरंत से एक सेल मैच्योर हो गई। ठीक है ना, एक सेल तुरंत से डिवीज़न फेज से निकली, मैच्योरेशन फेज से इलॉन्गेशन फेज में गई और मैच्योरेशन फेज में चली गई, मतलब ये वाली सेल मैच्योर हो गई। दिस सेल, ठीक है, ये जो सेल है वो क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। अब क्या हुआ, जब ये सेल मैच्योर हो गई तो केवल एक ही सेल बची है जिसमें डिवीज़न की कैपेसिटी है, तो ये सेल फिर से डिवाइड करेगी तो एक सेल से कितना सेल बनाएगी, 2। ठीक है, 2, और ये सेल तो ऑलरेडी मैच्योर्ड है, लेकिन जब ये 2 बनाएगी उसमें से फिर से एक क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, एक फिर से मैच्योर हो गई। फिर क्या हुआ, डिवीज़न की कैपेसिटी तो एक ही के पास है, बाकी 2 ऑलरेडी मैच्योर्ड हैं। फिर इसने 1 से 2 बनाया और 2 सेल ऑलरेडी मैच्योर्ड हैं। ठीक है, और जब 2 बनी तो एक फिर से मैच्योर हो गई, एक ही के पास डिवीज़न की। तो कैसे डिवीज़न हुआ, 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक फैशन। यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अरिथमेटिक पैटर्न में हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि डिवीज़न, व्हेन माइटोटिक डिवीज़न जब हो रहा है, डिवीज़न इज फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लिख सकते हैं डिवीज़न इज फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिवीज़न हो रहा है साथ साथ में डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। डिवीज़न इज फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, डिवीज़न हुआ तुरंत डिफरेंशिएशन। तो ऐसी ग्रोथ कैसे होगी, 1 2 3 4, चाहे जितनी सेल्स हों, चाहे जितनी सेल बनेगी, डिवाइड करेगी केवल एक ही सेल, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो डिवीज़न इज फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक सेल ने 2 सेल बनाया, एक मैच्योर हो गई, दूसरी केवल डिवाइड करेगी। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ या फिर एसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ। अभी हम इसका मतलब भी आपको बताएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम जियोमेट्रिक ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल है, ठीक है ना, इसने 2 सेल बनाया और फिर दोनों सेल डिवाइड करेंगी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोनों मेरिस्टेमेटिक ही रही, तो ये 4 बना ली,
फिर 4 सेल जब डिवाइड करी तो ये 8 बना ली, जब 8 सेल डिवाइड करी तो ये 16 बना ली, ठीक है। दैट मीन्स कि डिवीजन डज नॉट फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, डिवीजन डज नॉट फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, मतलब डिवीजन तो हो रहा है लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। तो 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108, ठीक है, इस तरीके से सेल्स बनेंगी। तो ये सेल्स किस पैटर्न में बन रही हैं? जियोमेट्रिक पैटर्न में बन रही हैं। तो इसको हम लोग सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ भी कहते हैं। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब साथ साथ, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? साथ साथ। एसिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? जो एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे डिवीजन डज नॉट फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिवीजन फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन। मोस्ट ऑफ ग्रोथ जियोमेट्रिक पैटर्न में ही होता है। ये बहुत ही अनकॉमन है, ये अभी हम लोग देखेंगे। जैसे अरिथमेटिक ग्रोथ का अगर हम देखें कि ये कहाँ होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है रूट एलोंगेटिंग एट कांस्टेंट रेट। जो रूट में ग्रोथ होता है वो होता है अरिथमेटिक ग्रोथ। वो कैसा होता है? अरिथमेटिक ग्रोथ होता है। रूट में जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? अरिथमेटिक ग्रोथ होता है। इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए आप यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या होता है? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ठीक है ना। LT का मतलब क्या है? किसी भी लेंथ को अगर हम लेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू एट टाइम 0 प्लस R क्या है? R ग्रोथ रेट है और t क्या है? जो टाइम है। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसमें? वेट ऑफ द प्लांट और टाइम में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्राफ हमारा होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। ये टाइम और लेंथ में या वेट में अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ लीनियर है। अब कोई आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई ये बताइए कि यहाँ पे हमें ये जो कर्व है वो 0 से, ये जो लाइन है वो 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? भाई हमें ग्रोथ देखना है। तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट देखना है ना। इंक्रीज्ड ग्रोथ, कोई भी चीज़ रही होगी उसमें कुछ तो उसकी ग्रोथ पहले से रही होगी, ठीक है ना। जैसे हमने मान लिया कि एक सीड है, इस सीड में इतने टाइम में कितना ग्रोथ हुआ, तो सीड का पहले से तो कोई ग्रोथ था ना, ठीक है, पहले से कोई ग्रोथ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से जितनी भी ग्रोथ रही हो, इसको हम 0 से इस लाइन को नहीं ले जा सकते हैं। तो ये क्या है? टाइम और लेंथ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये लीनियर आएगा। LT का मतलब क्या है? लेंथ एट टाइम t। L0 का मतलब क्या है? लेंथ एट टाइम 0, ठीक है ना, 0 इनिशियल लेंथ। और R क्या है? ग्रोथ रेट है और T टाइम है। जैसे सपोज करिए कि कोई एक प्लांट है, कोई भी एक प्लांट मैंने ले लिया, या प्लांट की जो मैंने मान लिया एक इसका स्टेम है या कोई भी पार्ट है, उसकी ग्रोथ पहले इतनी थी, ठीक है ना, पहले इतनी थी। और अब क्या हुई? फाइनल ग्रोथ, या ये पहले 1 सेंटीमीटर थी ना, 1 सेंटीमीटर थी, और हमने देखा कि ये अभी क्या हो गई है? यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर हुई है, 4 सेंटीमीटर इसमें बढ़ चुकी है। और ये 4 सेंटीमीटर हुई 4 मंथ में, ठीक है, 4 मंथ में। इसको ध्यान से आपको समझना है। 4 मंथ में ये 4 सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ है, ठीक है। या हम 4 मिनट लिख दें, आपको 4 मिनट या 4 आवर लिख दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो बताइए मुझे आर क्या होगा? ग्रोथ रेट आप कैसे निकालोगे? ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि टोटल ग्रोथ कितना हुआ है आपका? 4 सेंटीमीटर पर 4 आवर हुआ है। तो आप कहेंगे कि जो आर है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर है, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना ग्रोथ हो रहा है इसका? जो ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ रेट निकालेंगे तो कितना है? 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो ग्रोथ रेट जो है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, क्योंकि हमें प्लस, यहाँ इनिशियल टाइम में प्लस हम R क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये अरिथमेटिक ग्रोथ है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अरिथमेटिक ग्रोथ का हमने अभी आपको बताया कि रूट एलोंगेटिंग एट कांस्टेंट रेट क्या है? दैट इज द अरिथमेटिक ग्रोथ है, ठीक है। अब अगर हम जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करें तो जियोमेट्रिक ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है? ये कैसे हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ हम लोग फिर से इसको ध्यान से समझते हैं। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ को अगर हम निकालेंगे, जियोमेट्रिक ग्रोथ को, तो उसका फॉर्मूला है W1 दिया है शायद आप में, W इनिशियल ERT। क्योंकि देखिए
जियोमेट्रिक का मतलब ये है, यही फॉर्मूला है। आपने इसको हमें ये पता है कि जो कोई एक सेल है, एक सेल से कितनी बन रही है, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये जो इंक्रीमेंट है वो एक्सपोनेंशियल है ना, कैसा है, एक्सपोनेंशियल, इसीलिए हम r को एक्सपोनेंट के फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस r नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ग्रोथ कैसी हो रही है, एक्सपोनेंशियल हो रही है, तो फॉर्मूला विल बी लाइक दिस वन। तो ये जो है w या वेट या लेंथ वॉट एवर इज फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ, ठीक है, ERT। यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे r इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। r क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब ये है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। आर ग्रोथ रेट तो है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट, एंड इट इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस द न्यू मटेरियल रेफर्ड एज एफिशिएंसी रेट। क्योंकि आप ये समझिएगा, आप ये समझना कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 सेल है, तो 2 सेल से फाइनली कितने सेल बनने जा रही हैं, 4, ठीक है ना। अगर हमारे पास 100 सेल हैं तो फाइनली इसका जो फाइनल नंबर होगा वो कितना हो गया, वो कितना होगा, 200 होगा। अगर हमारे पास 500 सेल हैं तो फाइनल नंबर कितना होगा, 1000 होगा। 500 1000 बनाएंगे ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल नंबर है, फाइनल नंबर, रिलेटिव का मतलब आप जानते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम इनिशियल से उसको हम कंपेयर करते हैं, फाइनल को इनिशियल से हम कंपेयर करते हैं, फाइनल को इनिशियल से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसको हम रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव ये यहाँ पे देखिए, फाइनल नंबर किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल नंबर विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल नंबर। फाइनल नंबर हमारा उतना ही बड़ा होगा जितना कि अगर इनिशियल नंबर बड़ा है तो फाइनल नंबर भी बड़ा होगा। इनिशियल नंबर हमारा 2 है तो फाइनल नंबर 4 है, मतलब ये क्या है, हम इसके रिलेशन में देखते हैं कि जो फाइनल नंबर है वो इनिशियल नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस यहाँ पे आर क्या, अगर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है तो आर को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट, एंड द फाइनल नंबर विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल नंबर, एंड दिस इज नोन एज एफिशिएंसी इंडेक्स। इसीलिए आर को हम और क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स, एफिशिएंसी इंडेक्स। लेकिन अब एक चीज़ आप ये समझना कि क्या जो अभी हम लोगों ने जो अरिथमेटिक ग्रोथ पढ़ा था, LT इज इक्वल टू L0 + RT, वहाँ पे जो R है ये भी तो ग्रोथ रेट है, क्या वो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, क्या उसे हम रिलेटिव ग्रोथ रेट कहेंगे, नहीं, क्योंकि फाइनल नंबर विल नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल नंबर। क्योंकि फाइनली अगर हमारे पास 4 सेल हैं, अगर हमारे पास 4 सेल हैं स्टार्टिंग में, तो भी 5 ही सेल बननी है, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको समझना, 1 सेल से 2 सेल बना, 2 सेल से 3 सेल बना, 3 सेल से 4 सेल बना, ठीक है। अगर नंबर अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि जो अगर मान लीजिए एक जगह हमने 1 सेल लिया, ठीक है, तो 2 सेल बनी, 2 सेल लिया तो 3 सेल बनी, 3 सेल लिया तो 4 सेल बनी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फाइनल नंबर है, फाइनल नंबर वो इनिशियल नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव जो ये अरिथमेटिक ग्रोथ है, ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ में जो आर है वो फाइनल, वहाँ उसको हम रिलेटिव ग्रोथ नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जियोमेट्रिक फैशन में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको कि जो आर रिलेटिव ग्रोथ रेट हम कब कहेंगे, अगर वो आर किसका है, जियोमेट्रिक फैशन वाला जो आर हम लेते हैं उसी को कहते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी समझना, थोड़ा सा मुझे टाइम चेक करने दीजिए। एक चीज़ आप ये भी समझना कि जब अगर हम जियोमेट्रिक ग्रोथ, और जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, इसका मैं एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हमारा जो जाइगोट होता है, जाइगोट में जो इनिशियल डिवीज़न होता है, इनिशियल जाइगोटिक डिवीज़न, इनिशियल जाइगोटिक डिवीज़न, इनिशियल जाइगोटिक डिवीज़न, या हम ऐसे कह सकते हैं इनिशियल जाइगोट डिवीज़न इन जाइगोट। जाइगोट में इनिशियल डिवीज़न कैसा है, इनिशियल और लेटर बाद में। जो हमारा जाइगोट होता है ना, स्टार्टिंग में ऐसे डिवाइड, 1 सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी, ठीक है, 4 से 8 सेल बनी। तो बस इतना समझिए कि जो इनिशियल जाइगोटिक डिवीज़न है वो
वो कैसा होता है, जियोमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो इनिशियल कैसा होता है, जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल क्यों है, जियोमेट्रिकल क्यों है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 क्यों है, क्योंकि ये जो जाइगो यहाँ पे सिंक्रोनाइज डिवीजन है। सिंक्रोनाइज का मतलब साथ साथ, साथ साथ का मतलब क्या हुआ, सारी की सारी सेल डिवाइड करिए। पहले तो मास बढ़ाना है ना, पहले क्या हुआ, फिर बाद में तो कोई नया ऑर्गन बनेगा, टिश्यू बनेगा, तो स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन तो बाद में होगा ना। तो इनिशियल जाइगोटिक डिवीज़न जो होता है वो जियोमेट्रिकल होता है, बाद में जो लेटर डिवीज़न होता है वो कैसा होता है, एरिथमेटिक होता है। कैसा होता है, एरिथमेटिक होता है। तो यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अरिथमेटिक का मतलब ये कैसा है, एसिंक्रोनाइज्ड। एसिंक्रोनाइज्ड हमने अभी अभी आपको बताया कि अरिथमेटिक का जो एग्जाम्पल बताया था मैंने, रूट इलोंगेटिंग एट कांस्टेंट रेट। जियोमेट्रिक का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, जियोमेट्रिक का बहुत सारा एग्जाम्पल है। जियोमेट्रिक का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये सिग्मोइडल शेप होता है। कैसा होता है, सिग्मोइडल शेप। सिग्मोइडल में ये क्या होता है, दिस इज द लैग फेज। इसको हम क्या कहते हैं, लैग फेज। लैग फेज का मतलब इनिशियल फेज जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग पार्ट अपने आप को एडजस्ट करता है। दिस इज द लॉग फेज। इसको हम क्या कहते हैं, लॉग फेज। लॉग फेज या इसको एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, जहाँ पे डिवीज़न सबसे मैक्सिमम होता है। एंड दिस फेज इज द स्टेशनरी फेज। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। और कभी कभी क्या होता है कि ये सिग्मोइडल ये फिर जो घटने लगता है, ठीक है। ये ग्राफ को ध्यान दें, स्टेशनरी फेज के बाद एक और फेज आती है जिसको हम कहते हैं डेथ फेज। क्या कहते हैं, डेथ फेज, जहाँ पे ग्रोथ जिस प्रोपोर्शनल में सेल्स बढ़ी रहती हैं, जो कि जो डेथ फेज है वो एक्सपोनेंशियल फेज का उल्टा होता है। जिस प्रोपोर्शन में सेल बढ़ी रहती हैं उसी प्रोपोर्शन में सेल की डेथ होती है। जैसे सपोज करिए कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। हमने एक कल्चर ले लिया, ठीक है, क्लोज्ड कल्चर लिया, क्लोज्ड कल्चर लिया, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया सेल रख दिया। अगर हमने एक बैक्टीरिया यहाँ पे रख दिया और बैक्टीरिया का जो डिवीज़न टाइम है, डुप्लीकेशन टाइम है, मान लीजिए 1 मिनट है। कितना है, 1 मिनट है। इसका डुप्लीकेशन टाइम 1 मिनट है। तो एक सेल से 1 मिनट बाद कितनी सेल बनेंगी, 2, ठीक है। 2 से कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, 4 बनेंगी, 4 से कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी, 8 से इस तरीके से हर मिनट उसका नंबर क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। तो ये ग्रोथ कैसी है। लेकिन देखिए, तो पहली चीज़ क्या हुई, लैग फेज में क्या हुआ, उस बैक्टीरिया ने अपने आप को उस मीडियम में एडजस्ट करा, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत ही मिनिमम है। एक तरीके से हम कह सकते हैं दिस फेज इज द एडजस्टमेंट फेज, ठीक है ना। लॉग फेज में क्या हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह भरा हुआ, लॉग फेज में ये एक्सपोनेंशियली डिवाइड करते हैं। और जब पूरा कल्चर भर जाएगा, न्यूट्रिएंट की भी तो हम कह सकते हैं कि लिमिटेड सप्लाई है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि न्यूट्रिएंट खत्म होंगे। न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इनकी ग्रोथ स्टेडी हो जाएगी। कल्चर पूरा भर चुका है तो इसको हम स्टेशनरी फेज कहेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि जब ये जो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाएगी तो सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। जो सेल जितनी पुरानी होगी वो पहले मरेगी, ठीक है ना। जो ओल्डेस्ट सेल होगी वो पहले मरेगी। तो बताइए मुझे कि जो ओल्डेस्ट सेल है, मान लीजिए एक सेल एक साथ में जितनी भी सेल बनी है वो साथ में मरेंगी ना। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो जैसे 1 से 2 बना था, 2 से 4 बना था, तो उन चारों की एज सेम है। 4 से जब 8 बना तो 8 की एज सेम है। जब 8 मरेंगे तो साथ में मरेंगे, 4 मरेंगे साथ में मरेंगे, ठीक है। तो इतना आपको ये ध्यान में देना है कि जब डेथ होगी तो वो भी एक्सपोनेंशियल ही डेथ होगी, ठीक है। तो जो डेथ फेज है वो एक्सपोनेंशियल फेज का उल्टा है। तो ये क्या है, इस तरीके का आपको हमें ज्योमेट्रिक में कैसा देखने को मिलता है, सिग्मोइडल फेज। आपकी बुक में दिया है कि क्या ट्री में भी कोई ऐसा, क्या ट्री में भी आपको जियोमेट्रिकल ट्री के किसी पार्ट में, जैसे यहाँ पे दिया है व्हाट, आप देखें व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग डेसिडुअस एक्टिविटी, ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी। अच्छा, ऐसे कौन से ट्री होते हैं जो सीजनल एक्टिविटी शो करते हैं, दैट इज द डेसिडुअस ट्री, है ना। डेसिडुअस ट्री क्या शो करते हैं, सीजनल एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे पत्तियाँ झड़ती हैं ऑटम में और स्प्रिंग में न्यू लीव्स आती हैं। तो मेरी बात ध्यान से देखना, जो स्प्रिंग सीज़न है यहाँ पे भी एक स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, इन ट्री में स्प्रिंग सीज़न में न्यू लीव्स आती हैं, ठीक है ना, न्यू लीव्स आती हैं। न्यू लीव्स आना शुरू करी, वो क्या है, लैग फेज है।
क्या है, लैग फेज है, ठीक है। फिर समर में क्या होता है, समर में ध्यान दीजिएगा, समर में क्या होता है, लीव्स मैक्सिमम होती हैं, लीव्स क्या होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। ये कौन सा फेज है, लॉग फेज है, ठीक है। अच्छा बताइए विंटर में, विंटर में कभी आपने देखा है कि विंटर में लीव्स कांस्टेंट हो जाती हैं, लीव्स क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। तो ये कौन सा फेज है, स्टेशनरी फेज है, ठीक है, दिस इज द स्टेशनरी फेज। और आप बताइए ऑटम के दौरान क्या होता है, ऑटम के दौरान लीव्स गिरने लग जाती हैं, लीव्स का फॉल होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेथ फेज। तो सीजनल एक्टिविटी शो करने वाले ट्री के लीव्स में भी हम कहेंगे ये ग्राफ, ये ट्री में ये ग्राफ हमें देखने मिलता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तो एकदम इस चीज़ को ध्यान से समझते रहिए। तो चलिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया, दिस इज़ द ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रोथ के लिए अगले लेक्चर में, अभी आज ये लेक्चर यहीं तक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग कुछ ऐसी प्रोसेस देखेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।